कहानी का पूरा आनंद लेने के लिए कहानी के पिछले भाग को देखना बिल्कुल मत भूलिएगा। उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स, एंड स्क्रीन और कार्ड तीनों जगह पर दे दूंगी और साथ में कमेंट बॉक्स में पिन भी कर दूंगी, तो आप वहां से भी जाकर देख सकते हैं। निया को पहले तो समझ नहीं आया, लेकिन जब समझ आया तो उसे ईशान पर गुस्सा आया। पर्ची में लिखा था, तुम्हारी मदद के लिए शुक्रिया। मेहर ने भी उसके हाथ में पैसे और पर्ची देखी तो उसने पूछा, ये क्या है निया? कुछ नहीं, एक दिन मैं ईशान के साथ खाना खाने गई थी तो उन्होंने खाना खिलाया था, उसी के पैसे मैंने उन्हें दिए थे, उन्होंने वो वापस किए हैं, निया बोली। निया, तुम्हारी ईशान भैया से कोई लड़ाई हुई है क्या? तुम पहले तो उन्हें देखकर खुश हो जाती थी, उसके आगे पीछे डोलती थी, पर आज तुम उसे देखकर ही अपने कमरे में चली गई। और पहले जब कभी तुम उनके बारे में बात करती थी तो तुम उनका नाम बड़ी रिस्पेक्ट से लेती थी और तुम्हारी आंखों में भी चमक होती थी, जो अब नहीं है। बात क्या है? मेहर ने पूछा। नहीं तो मेहर, कोई बात नहीं, क्या बात हो सकती है? कहकर निया के सब्र का बाँध टूट गया। वो फूट फूट कर रो पड़ी। मेहर का दिल एकदम से हिल गया। ये क्या हुआ? वो अपनी सीट से उठकर निया के पास गई और बोली, निया सॉरी, मैंने तो यूं ही पूछ लिया, प्लीज़ रो मत, चुप हो जाओ, मैं भी रो पड़ूंगी, मेहर ने रोते हुए कहा। निया ने उसे कसकर गले लगा लिया और रोने लगी। मेहर के पल्ले कुछ नहीं पड़ रहा था कि उसने ऐसा क्या कह दिया कि निया को इतना बुरा लगा। मेहर, मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी, मुझे उससे प्यार नहीं करना चाहिए था। ऐसा पहली बार हुआ है कि गलती करने की सज़ा उसी दिन मिल गई। मुझे अपने किए की सज़ा मिली है, निया बोली। क्या कहे जा रही है तू? ये ले पानी पी, मेहर ने पानी का ग्लास उठाकर उसे देते हुए कहा। निया ने पानी पिया और बोली, मेहर, मुझे तुम सब ने रोका था कि मैं ईशान से प्यार न करूं, उससे दूर रहूं, लेकिन मैंने तुम सब की बात न मानते हुए उससे फ्रेंडशिप की। जानती हो, उसने पहले ही दिन मुझे अपने नज़दीक कर लिया। मुझे लगा कि शायद ऐसे ही होगा, लेकिन उसके बाद उसने फ़ोन नहीं किया तो मैंने ही फ़ोन किया। उसने मुझे होटल में मिलने बुलाया था। ये उस दिन की बात है जब मैं आई नहीं थी। क्या? उसने होटल में बुलाया और तू चली गई? मेहर ने हैरान होकर पूछा। हाँ, मैं चली गई। तुझे पता है, उसने मुझे जाते ही कपड़े उतारने को कहा। मैंने मना कर दिया तो उसने मुझे ऐसी ऐसी बातें कही कि मैं बता नहीं सकती। उसने मुझे कहा कि मुझे सती सावित्री गर्लफ्रेंड नहीं चाहिए, पत्नी सती सावित्री चाहिए, लेकिन मैं उसकी पत्नी के लायक नहीं हूँ। उसकी नज़र में मैं कोई बाजारू लड़की हूँ। उसने ये सब इतने गंदे ढंग से कहा कि मेरी जगह कोई और होती तो मर ही जाती। मेहर, मैंने ये 2 दिन बहुत मुश्किल से उन बातों को भुलाया। इसने आज आकर मुझे फिर वो सब याद दिला दिया, निया बोली। तूने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? मैं उससे पूछती। उसने तुम्हें अकेली समझा है क्या? मैं उसे अभी पूछती हूँ। मेहर ने गुस्से में फ़ोन उठाया। निया ने फ़ोन छीन लिया। बस इसलिए मैं तुझे नहीं बताना चाह रही थी कि तुम मुझसे लड़ने लग जाओगी। मैं नहीं चाहती कि तुम उसे, साहिल भैया या अंबर को कुछ बताओ, क्योंकि गलती मेरी है। उसने मुझे पहले ही कह दिया था कि वो मुझसे शादी नहीं करेगा। मैं फिर भी उसके बुलाने पर चली गई। एक लड़का इसका और क्या मतलब निकालेगा? उसने मुझे कहा कि उसके कमरे का किराया भी फालतू में दिया, इसी कारण मैंने उसे 20,000 दिए थे कि तुम अपना किराया ले लो, जो इसने वापस भेजे हैं, निया बोली। इतना कमीना बंदा है वो। निया, तू 2 दिन इतना तड़पती रही, तूने मुझे क्यों नहीं बताया? मैं सच में उसे कभी नहीं छोड़ती। मेहर बहुत ही गुस्से से बोली। लेकिन वो कुछ नहीं कर सकती थी, निया ने उसे कसम दे दी थी। मेहर, मैंने सोच लिया है कि मैं उसे इग्नोर ही करूंगी। जब उसकी नज़र में मेरा कोई वजूद ही नहीं है तो मैं क्यों उसकी चिंता करूं, निया बोली। हाँ निया, जैसे मैंने अंबर के प्यार को भुला दिया, तू इसे भुला दे, मेहर बोली। क्या तू अंबर को सच में भूल गई है? निया ने पूछा। पता नहीं, पर अब उसे देखकर दिल पहले सा धड़कता नहीं है और उसके जाने के बाद वो बेचैनी नहीं होती जैसे पहले हुआ करती थी। अब वो मिलता है तो एक दोस्त की तरह मिल लेती हूँ, कुछ खास फीलिंग नहीं रही, मेहर ने बताया। इधर अमेरिका में साहिल ने आकाश को अंबर के कहने के मुताबिक एक घर में नज़रबंद कर दिया, जिसमें फ़ोन को छोड़कर हर सुविधा थी। साहिल ने ईशान की भेजी स्पेशल टीम को उस घर के बाहर तैनात कर दिया। साहिल ने अपनी कंपनी का सारा काम खत्म कर लिया था, आकाश वाला काम भी हो गया था। अब उसे इंडिया वापस जाना था, पर वो रूही को क्या कहे। वो अब रूही से प्यार करने लगा था, पर वो उसे बता नहीं सकता था कि वो अमीर आदमी है। वो डरता था कि कहीं रूही उसे छोड़ ही न दे, क्योंकि उसे अमीरों से नफरत है। वो सोच रहा था कि अगर वो उसे खुद नहीं बताता और रूही को किसी और से पता चला तो बात और बिगड़ जाएगी।
उसने ये सोच कर तय किया कि पहले वो खुद ही इंडिया चला जाता है, फिर सब सेट होने के बाद उसे बुला लेगा या इसे अपने साथ ले जाता है और बाद में इसे बता देगा। वो शाम को घर आया और चाय पीते वक्त बोला, रूही मुझे इंडिया जाना पड़ेगा, कंपनी वाले मुझे इंडिया भेज रहे हैं। मैंने तो मना किया था पर क्या करूं, तुम भी मेरे साथ चलो। नहीं संजय, मैं कैसे जा सकती हूँ, वहाँ जॉब मिले या न मिले क्या पता, फिर आप कुछ समय बाद आ ही जाओगे, हम दोनों के जाने का खर्च बहुत हो जाएगा। रूही ने अपनी कंपनी में इंडिया ट्रांसफ़र के लिए पहले ही अप्लाई कर दिया था, पर जब तक कोई रिजल्ट नहीं आता वो बताना नहीं चाहती थी। संजय ने बताया ही था कि वो एक दिन इंडिया जाएगा, लेकिन अगर मुझे आने का मौका न मिला तो तुम मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें छोड़कर नहीं जा सकता, मेरा दिल नहीं लगेगा वहाँ। साहिल उसे अपने गले से लगाता हुआ बोला, देखिए आप ऐसा मत कहिए, हम लोग रोज़ फ़ोन पर बात कर सकते हैं, पहले आप जाकर सेट हो जाओ, फिर मैं कुछ दिनों की छुट्टी लेकर मिलने आ जाऊंगी। रूही बोली। साहिल को उसकी बात माननी ही पड़ी। अगले दिन रूही साहिल को छोड़ने एयरपोर्ट आ गई। साहिल के बॉडीगार्ड दूर ही खड़े रहे। एथन अभी तक आया ही नहीं था, कह रहा था कि वो मिलने ज़रूर आएगा, पता नहीं क्यों नहीं आया। रूही बोली, कोई बात नहीं, आ जाएगा, कहीं ट्रैफिक जाम में फंस गया होगा, आ जाएगा, चिंता न करो। फ़ोन मत करो उसे, कहीं बाइक पर न आ रहा हो, साहिल बोला। वो लोग खड़े उसकी वेट करते रहे पर वो नहीं आया। साहिल की फ़्लाइट की अनाउंसमेंट हो रही थी। साहिल ने रूही को गले लगाया और उसे बाय बोलकर अपना बैग घसीटता हुआ अंदर चला गया। रूही उसे जाते हुए देख रही थी। साहिल ने मुड़कर देखा और उसकी तरफ हाथ हिलाया। रूही ने भी हाथ हिला दिया। देखते ही देखते साहिल आंखों से ओझल हो गया। रूही की आंखें नम हो गई। वो सोच रही थी कैसे एक अजनबी एक महीने में ही उसका सब कुछ हो गया। आज उसके जाने से ऐसा लग रहा है मानो उसकी जान जा रही हो। वो भारी कदमों से बाहर आ गई। उसके पांव उठ नहीं रहे थे। तभी उसे एथन का फ़ोन आया। उसने झट से फ़ोन उठा लिया और बोली, एथन तुम्हारा हमेशा का यही काम है, तुम्हें कहा था कि जल्दी आना, अब तो संजय भी चले गए हैं। हेलो जी, मैं एथन नहीं उसका दोस्त बोल रहा हूँ। एथन का एक्सीडेंट हो गया है, हम हॉस्पिटल में हैं, एथन का दोस्त बोला। रूही की रही सही जान भी निकल गई। वो वहीं नीचे बैठ गई। रूही ने हिम्मत की और खड़ी होकर बाहर टैक्सी ली और हॉस्पिटल पहुंच गई। वो सीधे ही इमरजेंसी वार्ड में पहुंची। उसे वहां एथन का दोस्त मिल गया। वो भागकर उसके पास आया और बोला, दीदी वो एयरपोर्ट की तरफ जा रहा था कि किसी ट्रक ने उसे टक्कर मार दी। एम्बुलेंस उसे हॉस्पिटल ले आई। किसी ने उसके फ़ोन से मुझे फ़ोन किया तो मैं उसी वक्त आ गया और आपको फ़ोन लगा दिया। डॉक्टर ने क्या कहा, रूही ने पूछा। अभी अंदर ट्रीटमेंट चल रही है, डॉक्टर बाहर आएंगे तो बताएंगे, वो बोला। फिर दोनों पास के ही बेंच पर बैठ गए। करीब 1 घंटे बाद ऑपरेशन थिएटर का दरवाज़ा खुला और एथन बाहर आया। रूही और एथन का दोस्त भागकर उसके पास गए। वो बेहोश था। उसे वार्ड में शिफ्ट कर दिया गया। डॉक्टर ने रूही को बताया, इसके सिर पर चोट लगी है, इसकी दाईं टांग और बाह भी टूट गई है, हमने इसका ट्रीटमेंट कर दिया है, बाकी इसके होश में आने पर पता लगेगा। साहिल इंडिया वापस आ गया था। मेहर अपने कमरे में लेटी थी। साहिल ने दरवाजे पर नॉक किया। मेहर ने जैसे ही दरवाज़ा खोला तो भौ, साहिल ने उसे डरा दिया। वो बुरी तरह डर गई। फिर जब साहिल ने उसे संभाला तो वो बोली, भैया आप, भैया मैंने आपको बहुत मिस किया। वो खुशी से कूदते हुए बोली। साहिल ने उसे एक बैग दिया और बोला, ये मेरी प्यारी मेहू का गिफ्ट, देखकर बताना कैसा है, मैं कपड़े बदल लूँ। कोई बात नहीं भैया, आप अभी थक कर आए हो, अभी रेस्ट करो, सुबह बात करेंगे, मेहर बोली। साहिल अपने कमरे में आ गया। उसने कमरे में आते ही रूही को फ़ोन मिलाया, लेकिन फ़ोन बंद आ रहा था। उसने सोचा कि चार्ज नहीं होगा। फिर वो नहा धोकर सो गया। अमेरिका में रूही सारी रात एथन के पास बैठी रही। उसे किसी बात का होश ही नहीं था। वो जब से आई थी न उसने खाना खाया न वो सोई। फ़ोन चार्ज करना तो दूर की बात है, एथन को अभी तक होश नहीं आया था। सुबह डॉक्टर उसे देखने आए तो जूही ने पूछा, डॉक्टर इसे कब होश आएगा? अभी कुछ कह नहीं सकते, ऐसे केसों में कभी कभी तो दूसरे दिन होश आ जाता है और कभी कभी कई सालों तक होश नहीं आता। बस हौसला रखिए, डॉक्टर ने जवाब दिया। रूही बैठकर रोने लगी। साहिल ने कई बार रूही का नंबर मिलाया पर फ़ोन बंद आ रहा था। उसने एथन का नंबर मिलाया, वो भी बंद था। तब उसने डेविड को फ़ोन किया। तुम जाकर देखो कि क्या बात है। साहिल के कहने पर डेविड रूही के घर गया। वहाँ ताला लगा था। उसने आसपास वालों से पूछा लेकिन किसी को कुछ पता नहीं था।
उसने साहिल को फ़ोन किया। सर, मैं मैडम के घर पर आया था पर मैडम घर पर नहीं है। घर पर ताला लगा है। मैंने आस पड़ोस से भी पूछा पर किसी को नहीं पता। कहाँ गई हैं वो? अच्छा ऐसा करो, एथन के हॉस्टल जाकर पता करो, साहिल बोला। डेविड उसी वक्त एथन के हॉस्टल गया। उसने एथन के रूममेट को पूछा, एथन कहाँ है? आपको पता नहीं क्या, 2 दिन पहले उसका एक्सीडेंट हो गया था, वो हॉस्पिटल में है। एथन का रूममेट डेविड को पहचानता था। उसने उसे देखते ही कहा। डेविड ने हॉस्पिटल का एड्रेस पूछा और हॉस्पिटल की तरफ चल दिया। हॉस्पिटल पहुंचकर वो रूही से मिला और उसे साहिल से फ़ोन पर बात करने को कहा। रूही को तब साहिल की याद आई। डेविड ने साहिल को फ़ोन मिलाकर रूही को दे दिया। साहिल ने जल्दी से फ़ोन उठाया और बोला, हाँ डेविड, कुछ पता चला? संजय जी, मैं रूही बोल रही हूँ। सॉरी, वो मेरा फ़ोन ख़राब हो गया था, अभी नया लिया नहीं इसलिए फ़ोन नहीं कर पाई। और सब ठीक है, कब पहुँचे थे? रूही ने उससे छुपा लिया और डेविड की तरफ देखते हुए बोली, तुम्हें पता है मैं कितना परेशान हो गया था। न तुम्हारा फ़ोन लग रहा था, न एथन का फ़ोन मिला। मेरे मन में बुरे बुरे ख्याल आ रहे थे। तब मैंने डेविड से कहा, शुक्र है तुम ठीक हो और तुमसे बात हो गई, साहिल बोला। रूही से बात करने के बाद साहिल को तसल्ली हो गई कि वहाँ सब ठीक है। कुछ देर बाद बात करके उसने फ़ोन बंद कर दिया। डेविड रूही की तरफ देखे जा रहा था। फ़ोन बंद करके रूही डेविड से बोली, डेविड प्लीज़ संजय से कुछ नहीं कहना, वो अभी अभी इंडिया ट्रांसफ़र हुआ है, वहाँ का काम सेट भी करना है। उन्हें अगर ये पता चल गया कि एथन का एक्सीडेंट हुआ है तो वो सब कुछ छोड़कर वापस आ जाएंगे। इससे उनकी नई नई जॉब पर असर होगा। एथन ठीक हो जाएगा तो बता देंगे। उनकी बात सुनकर डेविड मान गया, लेकिन उसे इस बात का डर था कि साहिल को पता चलेगा तो वो गुस्सा होगा। लेकिन उसे रूही की बात भी ठीक लगी, क्योंकि ये तो सच था कि अगर साहिल को पता लगेगा तो वो अगली फ़्लाइट लेकर यहाँ आ जाएगा। उसने सोचा कि वो खुद ही रूही की हेल्प करेगा। भाभी, आपके कहने पर मैं उन्हें कुछ नहीं बताऊंगा, लेकिन आपको भी मेरी बात माननी होगी। मैं अपनी सेक्रेटरी को आपके पास छोड़ूंगा। आपको जो भी काम हो उससे करवाइएगा, बाकी मैं तो हूँ ही, पैसों की भी चिंता मत कीजिएगा, डेविड बोला। रूही पहले तो ना नुकुर करती रही, लेकिन बाद में मान गई। एथन के एक्सीडेंट को महीना हो चला था पर उसे होश नहीं आया था। रूही रोज काम पर जाती और फिर सीधे हॉस्पिटल आ जाती। साहिल भी हर रोज उससे फ़ोन पर बात करता था। वो भी नॉर्मल होकर बात करती थी, लेकिन असल में वो बहुत परेशान थी। उसे चिंता थी कि पता नहीं एथन को होश कब आएगा। डेविड ने एथन को वीआईपी वार्ड में शिफ्ट कर दिया था। यहाँ पर उसका ध्यान रखने को नर्सें थी, इसलिए रूही को कुछ काम नहीं करना पड़ता था, उल्टा उसे भी हॉस्पिटल से खाना मिलता था। डेविड की सेक्रेटरी सारा उसकी हॉस्पिटल का हर काम हैंडल करती थी। साहिल के इंडिया जाने से पहले ही रूही की कंपनी की इंडिया में ब्रांच खुल गई थी। कंपनी अपने कुछ वर्करों को इंडिया भेज रही थी। रूही ने भी बहुत पहले ही अपना नाम रेफर कर दिया था। उसने ये बात भी साहिल से छुपाई थी। वो चाहती थी कि वो साहिल को टाइम पर बताकर सरप्राइज देगी, पर एथन के एक्सीडेंट ने सब खत्म कर दिया। एक दिन रूही का सिर सुबह से चकरा रहा था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि ये क्या हो रहा है। वो हाफ डे लेकर हॉस्पिटल आ गई। वो डॉक्टर के पास गई। डॉक्टर ने चेक करने के बाद कहा, मुबारक हो, आप माँ बनने वाली हो। डॉक्टर की बात सुनकर रूही खुश हो गई। उसने डॉक्टर को थैंक यू किया और एथन के पास आई और बोली, एथन अब तो उठ जाओ, तुम्हें पता है तुम मामा बनने वाले हो। एथन, अगर ऐसे ही सोते रहोगे तो मुझे कौन संभालेगा? उठ जाओ एथन प्लीज़, रूही ने अपनी आंखें साफ करते हुए कहा। उसे कुछ दिन पहले ही पता चला था कि उसकी कंपनी ने उसे इंडिया के लिए सेलेक्ट कर लिया है। अब रूही के लिए मुश्किल था कि वो एथन को छोड़कर कैसे जाए। कंपनी ने उसे 1 महीने का समय दिया जाने के लिए। उस पर अब उसे अपने और प्रेग्नेंट होने का पता चल गया था। वो साहिल को बताने की सोच रही थी, पर वो चाहती थी कि वो उसे मिलने पर बताएगी। और वो ये भी सोच रही थी कि वो साहिल को अब एथन के बारे में बता देगी। उसकी जॉब को 1 महीना हो गया है और वो अब छुट्टी लेकर आ सकता है। वो बैठे सोच ही रही थी कि नर्स ने उसे फ़ोन करके बताया, रूही आप कहाँ हैं? एथन को होश आ गया है। क्या सच्ची? वो उठकर उसकी तरफ भागने लगी। तभी उसे याद आया कि वो प्रेग्नेंट है, तो वो स्लो हो गई। उसने अपने पेट पर हाथ रखकर कहा, बेबी तुम मेरे लिए बहुत लकी हो। आज ही तुम्हारे होने का पता चला और आज ही एथन को होश आ गया। वो एथन के पास गई तो एथन को जगा हुआ देखकर खुश हो गई।
डॉक्टर ने उसे बताया इन्हें होश तो आ गया है, लेकिन इनके गले पर असर होने के कारण ये अभी बोल नहीं पा रहे हैं, धीरे धीरे बोलने भी लग जाएंगे। रूही इतना खुश थी कि उसे उसके होश में आने से ज़्यादा कुछ नहीं लग रहा था। एथन को होश आए 2 दिन हो गए थे तो वो अभी भी बोलने नहीं लगा था। रूही उसके होश में आने की खुशी में अपनी प्रेगनेंसी के बारे में ही भूल गई थी। उसने किसी को नहीं बताया था, साहिल का भी फ़ोन नहीं आया था, वो भी बिजी हो गया था। उसके इंडिया जाने का दिन करीब आ रहा था, पर वो सोचती थी कि वो एथन को छोड़कर कैसे जाए। एक दिन उसने एथन को बताया, एथन मेरा ट्रांसफ़र इंडिया हो गया है, अगर मैं नहीं गई तो फिर कभी नहीं भेजेंगे, लेकिन मैं तुम्हें छोड़कर जा भी नहीं सकती, समझ में नहीं आ रहा कि क्या करूं। एथन ने फ़ोन पर टाइप किया, आप जाइए। फिर तुम कैसे रहोगे, रूही ने पूछा। एथन ने लिखा, लॉरेन है ना। लॉरेन वो नर्स थी जो एथन को संभालती थी, वो एथन को संभालते संभालते उसकी गर्लफ्रेंड बन गई थी। रूही ने लॉरेन की तरफ देखा तो वो मुस्कुरा कर बोली, हाँ जी, अब आप इसकी चिंता छोड़ दो, मैं हूँ इसका ध्यान रखने को। लॉरेन ने उसे भरोसा दिलाया कि वो उसका पूरा ख्याल रखेगी। रूही उनकी बातें सुनकर मान गई। उसने एथन और लॉरेन को कहा, तुम लोग संजय को मेरे आने के बारे में कुछ मत बताना, मैं उसे सरप्राइज़ देना चाहती हूँ। उसने पुरानी फाइल से साहिल का एड्रेस ले लिया। एड्रेस सिंघानिया ग्रुप्स का ही था। साहिल ने अपना असली एड्रेस दे दिया था क्योंकि उसे मालूम नहीं था कि रूही वहाँ आ जाएगी। रूही इंडिया एयरपोर्ट पर आ गई थी। वो पहले एक होटल में गई, अपना सामान वगैरह रखा, फिर वो वहाँ से सीधे सिंघानिया ग्रुप पहुँची साहिल को सरप्राइज़ देने। उसने कंपनी की रिसेप्शन पर गई और रिसेप्शनिस्ट से पूछा, मुझे संजय से मिलना है, क्या आप बता सकती हैं वो कहाँ मिलेंगे। रिसेप्शनिस्ट ने देखी और बोली, इस नाम का हमारी कंपनी का कोई नहीं है। रूही ने फ़ोन निकाल कर देखा कि एड्रेस तो यही बताया था। उसकी समझ में नहीं आया। उसने फ़ोन में साहिल की फ़ोटो दिखाई तो रिसेप्शनिस्ट ने एकदम से देखकर कहा, आपको इनसे क्या काम है, ये तो इस कंपनी के मालिक हैं, साहिल सिंघानिया। आपके पास अपॉइंटमेंट है क्या? आपको कोई गलतफहमी हो गई होगी, ये संजय है, ये अमेरिका से आए हैं यहाँ जॉब करने। रूही ने दुखी होकर कहा, नहीं, मुझे कोई गलतफहमी नहीं हुई है, आप ओवर स्मार्ट न बनिए। यहाँ हर दूसरी लड़की सर से मिलने के लिए ऐसे ही बहाने बनाती है। अगर आपको यकीन नहीं है तो ये देखिए। उसने वहाँ पड़ी मैगजीन रूही को पकड़ाई। उसके कवर पेज पर साहिल की फ़ोटो थी। रूही ने सारी मैगजीन को उलट पलट कर देखा। सारी मैगजीन साहिल की तारीफ़ों से भरी पड़ी थी। रूही का शरीर कांप गया। उसे 2 चीज़ों से सख्त नफरत थी, झूठ और अमीरी। और साहिल न सिर्फ अमीर था बल्कि उसने गरीब होने का नाटक भी किया था, उससे झूठ बोला। रूही उसी वक्त वहाँ से जाने लगी। वो अभी दरवाजे तक पहुँची ही थी कि तभी बॉडीगार्ड्स रास्ता साफ कराते हुए आए। लोगों की धक्का मुक्की ने रूही को भी साइड में खिसका दिया। तभी बॉडीगार्ड्स की भीड़ में उसे साहिल दिखा। रूही की आंखें साहिल पर ही टिकी थी। उसके साथ मेहर थी। उसने मेहर के कंधे पर बाँह रखी हुई थी और उससे हंस हंस कर बातें कर रहा था। रूही उसे देखते ही रह गई। उसे क्या पता कि ये साहिल की बहन भी हो सकती है। साहिल उसके पास से गुजर गया, लेकिन उसका मुंह मेहर की तरफ और रूही की तरफ पीठ थी। वो इसके पास से निकल गया। रूही की आंखों से पानी झरने की तरह बहे जा रहा था। उसके दिमाग में अपनी मम्मी के साथ हुआ धोखा फिल्म की तरह घूम गया। उसकी आंखों के सामने साहिल किसी लड़की के साथ अपनी कार में बैठकर चला गया। उसके जाने के बाद बाकियों को जाने दिया। रूही अपने पैर घसीटते हुए बाहर आई और टैक्सी करके होटल आ गई। वो कमरे में बैठकर बहुत रोई। उसने अपने पेट पर हाथ रखा और रोते हुए बोली, सॉरी बेबी, मुझे पता नहीं था ये दोहरी ज़िंदगी जी रहा है। इसने नकली नाम बताया ताकि मैं इसे दोबारा ढूंढ न सकूं। इसकी भी मम्मी के प्रेमी की तरह हर बात झूठी है। मैं एथन को संभालने में लगी थी। मुझे तो ये भी याद नहीं कि उससे बात किए हुए कितने दिन हो गए। इसे हमारी कोई फिक्र नहीं है, हम भी उसकी परवाह नहीं करेंगे। मैं तुम्हारा ध्यान रखूंगी बेबी, लेकिन एक बार फ़ोन करके देखती हूँ। अगर उसने अब भी यही ढोंग किया तो मैं उसको तुम्हारे बारे में कुछ नहीं बताऊंगी। ऐसे धोखेबाज की हमें ज़रूरत नहीं है। उसने उसी वक्त संजय को फ़ोन मिलाया। साहिल उस वक्त मेहर के साथ था। उसने रूही के बारे में अभी किसी को कुछ नहीं बताया था, इसलिए उसने फ़ोन काट दिया। रूही ने दोबारा फ़ोन मिलाया। उसने दोबारा फ़ोन काट दिया। रूही ने फिर फ़ोन नहीं किया। वो मन में बोली, वो उसी लड़की के साथ होगा, इसलिए मेरा फ़ोन नहीं उठाया।
ये सोचकर रूही फिर से रोने लगी। साहिल ने उसे धोखा दिया। उसका दिल ये बात मानने को तैयार नहीं था, लेकिन आंखों देखी बात को वो कैसे भूल जाती। उसने अपनी आंखों से साहिल को किसी और औरत के साथ देखा है। उस पर वो उसके फ़ोन का जवाब भी नहीं दे रहा है। अमेरिका में तो वो ऐसा नहीं था। उसे कभी लगा ही नहीं कि संजय ऐसा होगा। उसे तो ये भी पता नहीं था कि इसका नाम तक नकली है। वो सोचते सोचते सो गई। फ़ोन की आवाज़ से उसकी आंख खुल गई। उसने फ़ोन उठाकर देखा, संजय का था। उसने टाइम देखा, रात के 9 बज रहे थे। 9 चाहते हुए भी उसने फ़ोन उठाया। हेलो, हेलो, क्या हाल है? असल में मैं थोड़ा बिजी था, अभी फ्री हुआ हूँ, साहिल बोला। हाँ, आपकी नौकरी ही ऐसी है। खाना खाया आपने? रूही ने बड़े मुश्किल से कहा। रूही, क्या हुआ? क्या बात है? तुम्हारी आवाज़ ऐसी क्यों लग रही है? तुम रो रही हो? साहिल ने पूछा। संजय, आप? रूही और बोल नहीं पाई और रो पड़ी। उसने उसी वक्त फ़ोन बंद कर दिया। साहिल ने दोबारा फ़ोन किया, लेकिन उसने नहीं उठाया और फ़ोन स्विच ऑफ कर दिया। अब साहिल ने मिलाया तो फ़ोन बंद आ रहा था। उसे समझ नहीं आया कि बात क्या हुई है। साहिल ने उसी वक्त डेविड को फ़ोन किया। डेविड ने फ़ोन उठाया। हेलो सर। डेविड, रूही कहाँ है? साहिल ने गुस्से से पूछा। सर वो, सॉरी सर, पर मेरी गलती नहीं है। मैडम ने मना किया था कि आपको अभी बताना नहीं है, इसलिए नहीं बताया। डेविड को लगा कि शायद साहिल को एथन के बारे में पता चल गया होगा, इसलिए वो ऐसा पूछ रहे हैं। तुमसे मैं कह कर आया था ना कि उसका ख्याल रखना, तुम उल्टा मेरे साथ ही चालाकी करने लगे। ठीक है, जो भी हुआ मैं तुम्हारे मुंह से सुनना चाहता हूँ, जल्दी बताओ, साहिल बोला। सर, वो जिस दिन आप गए उसी दिन एथन का एक्सीडेंट हो गया था और वो तब से कोमा में था। कुछ दिन हुए होश में आया है, लेकिन अभी भी बात नहीं करता। डॉक्टर कहते हैं धीरे धीरे होश की तरह आवाज़ भी वापस आ जाएगी, डेविड बोला। क्या इतना सब हो गया और मुझे कुछ पता ही नहीं? रूही कितनी परेशान होगी। तुमने रूही के लिए क्या किया और वो अब कहाँ है? साहिल बोला। सर, मैंने एथन का इलाज अच्छे हॉस्पिटल में कराया, रूही जी के खाने का बंदोबस्त कराया। अब वो वहीं हॉस्पिटल में एथन के पास होंगी, डेविड बोला। जाकर उससे मेरी बात कराओ जल्दी, साहिल बोला। साहिल ने फ़ोन बंद करते ही रूही को फिर फ़ोन मिलाया, पर फ़ोन बंद ही आ रहा था। साहिल बेचैन हो गया था। उसकी समझ में नहीं आ रहा था कि क्या हुआ है। कुछ देर बाद डेविड का फ़ोन आया। वो बोला, सर, मैडम एथन के साथ नहीं है, उन्हें भी नहीं पता कि कहाँ गई हैं। क्या कहा? मिल नहीं रही हैं? क्या कह रहे हो तुम? वो चली कहाँ गई? उसने ऑफिस में देखा, साहिल बोला। सर, पता कर लेता हूँ, कहकर डेविड ने फ़ोन बंद कर दिया। थोड़ी देर बाद उसने फिर फ़ोन किया। हेलो सर, वो कह रहे हैं कि मैडम का ट्रांसफ़र इंडिया हो गया है, मैं एड्रेस सेंड कर देता हूँ, कहकर उसने फ़ोन बंद कर दिया। तभी साहिल के पास मैसेज आया। ये गुड़गांव का एड्रेस था। उसने उसी वक्त उस कंपनी के बॉस को फ़ोन किया। उसने झट से फ़ोन उठाया। साहिल ने उसको फ़ोन उठाते ही कहा, मैं साहिल सिंघानिया बोल रहा हूँ, आपके यहाँ अमेरिका से ट्रांसफ़र होकर कोई लड़की आई है। सर, वो नहीं, आना तो था पर अभी नहीं आई है, वो मंडे को ज्वाइन करेंगी। बास साहिल का नाम और उसकी रौबदार आवाज़ सुनकर घबरा गया। ओके, कहकर साहिल ने फ़ोन बंद कर दिया। कहीं ऐसा तो नहीं कि रूही यहाँ हो, मुझे मिलने आई हो, लेकिन उस वक्त कंपनी बंद हो गई हो। उसने रोमिल को फ़ोन किया। रोमिल, रिसेप्शनिस्ट को फ़ोन लगाकर पूछो कि क्या कोई लड़की मुझे मिलने आई थी, मतलब मुझे पूछ रही थी क्या? ओके सर, कहकर रोमिल ने उसी वक्त रिसेप्शनिस्ट को फ़ोन किया। रिसेप्शनिस्ट अभी घर आई ही थी। उसने फ़ोन देखा तो हैरान रह गई कि रोमिल उसे फ़ोन कर रहा है। रोमिल का फ़ोन करना मतलब साहिल का फ़ोन करना। उसने जल्दी से फ़ोन उठाया। हेलो सर। हेलो, क्या आज साहिल सर से मिलने कोई लड़की आई थी? रोमिल ने सीधे सी पूछा। सर, आई तो थी एक लड़की करीब छुट्टी के वक्त, लेकिन वो साहिल सर को नहीं, किसी संजय को पूछ रही थी। जब मैंने कहा कि इन नाम का यहाँ कोई नहीं है तो उसने फ़ोन पर सर की फ़ोटो दिखाई। वो मान नहीं रही थी कि इनका नाम साहिल है। वो कह रही थी कि ये संजय है, तो मैंने उसे मैगज़ीन दिखाई। वो मैगज़ीन देखते ही चली गई। सर, ये उसी समय की बात है जब सर और मेहर मैडम वापस जा रहे थे। उस वक्त वो गेट पर ही थी, रिसेप्शनिस्ट ने बताया। क्या? वो कहाँ गई? रोमिल ने पूछा। पता नहीं सर, रिसेप्शनिस्ट बोली। रोमिल ने सोचा कि इसे कैसे पता हो सकता है, सो उसने फ़ोन बंद करके साहिल को फ़ोन किया। तू मेरी ज़िंदगी है, तू मेरी हर खुशी है। साहिल का फ़ोन बजने लगा। वो कब से वेट कर रहा था। उसने जल्दी से फ़ोन उठाया। हेलो, हाँ, क्या पता चला? सर, वो कहती है कि कोई लड़की आई तो थी, पर वो आपको संजय कह रही थी।
उसने मैगजीन दिखाकर उसे यकीन दिलाया कि ये आप हैं, साहिल इस कंपनी के मालिक हैं। तब वो वहाँ से चली गई। कहाँ गई उसे पता नहीं। हाँ, उसने बताया कि जब आप मेहर मैडम के साथ बाहर आए थे तो वहीं मेन गेट के पास थी। क्यों सर, क्या हुआ सर, कौन है वो? रोमिल बोला। ये बहुत बुरा हुआ रोमिल, उसे ढूंढो, कहकर उसने फ़ोन बंद करके रूही की फ़ोटो रोमिल को सेंड की। फिर उसने ईशान को फ़ोन किया। ईशान कहाँ है तू? मुझे काम था तुझसे। मैं किसी काम से बाहर आया था, 1-2 दिन में वापस आऊँगा। बात क्या है? ईशान बोला। नहीं कुछ खास नहीं, जब आ जाओगे तब बैठकर बात कर लेंगे, कहकर साहिल ने फ़ोन बंद कर दिया। उसे यकीन था कि वो अभी दिल्ली में ही होगी, रोमिल उसे ढूंढ लेगा। वो कमरे में इधर उधर घूमने लगा। वो सोच रहा था कि रूही उससे मिले बिना चली क्यों गई। वो आ जाती तो मैं सब क्लियर कर देता, पर ऐसे कौन जाता है। बस एक ही बात उससे छिपाई थी, इसमें नाराज़ होने की क्या बात है। रोमिल ने सीसीटीवी की फुटेज में देखा, फिर उसने सड़क का सीसीटीवी देखा। उसे रूही का पता चला कि वो किस तरफ गई है। रोमिल उसी तरफ गया और रूही के होटल पहुंच गया। ये होटल अंबर का था। उसने बिरला होटल की रिसेप्शन पर रूही की फ़ोटो दिखाकर पूछा, देखना ज़रा, ये लड़की यहीं ठहरी है? जी सर, ये यहीं ठहरी थी, पर आज शाम ही यहाँ से चली गई। हमने पूछा भी कि आप तो कुछ दिन रुकने वाली थी, तो वो बोली कि अर्जेंट काम आ गया इसलिए उन्हें जाना पड़ा। सर, मैनेजर को मैं बुलाऊं? होटल की रिसेप्शनिस्ट ने बताया। रोमिल ने साहिल को फ़ोन किया और बोला, सर वो बिरला होटल में ठहरी थी, मैं वहीं पर हूँ। रिसेप्शनिस्ट ने बताया है कि वो यहाँ से शाम को ही चली गई। अब क्या करना है? रोमिल ने पूछा। साहिल और भी परेशान हो गया। रूही क्यों चली गई, कहाँ चली गई? उसने रोमिल से कहा। रोमिल, सारा इंडिया छान मारो, मुझे ये लड़की चाहिए, कुछ भी करो, ये लड़की मिलनी ही चाहिए, साहिल ने गुस्से से कहा। लेकिन सर, रोमिल घबरा कर बोला, अगर तुम ये काम नहीं कर सकते हो तो यू आर फायर्ड, कहकर साहिल ने फ़ोन बंद कर दिया। रोमिल फ़ोन को देख रहा था। ये सर को क्या हो गया? कौन है ये लड़की? इसके लिए सर मुझे नौकरी से निकालने की धमकी दे रहे हैं। उसे कभी लगता कि रूही के साथ कुछ बुरा न हुआ हो, दूसरे पल लगता कि कहीं उसे अपना कोई पुराना बॉयफ्रेंड न मिल गया हो। नहीं, वो ऐसी नहीं है, वो औरों से अलग है। साहिल खुद से ही लड़ रहा था। उसने अंबर को फ़ोन किया। उसे पता था इस काम में अंबर ज़्यादा परफेक्ट था। अंबर ने नंबर देखते ही फ़ोन उठा लिया। हेलो साहिल, इतनी रात को फ़ोन किया, क्या बात है? मेहर ठीक है? अंबर को मेहर के सिवा और कोई याद ही नहीं आता था। हाँ, मेहर ठीक है, मैं फ़ोन पर बात नहीं करना चाहता, अपने होटल में आकर मिल, साहिल ने कहा। अगर ये पहले वाला अंबर और वो पहले वाला साहिल होता तो कभी नहीं मिलते और अंबर पलट कर जवाब दे देता। पर अब बात और है। अब वो अंबर का दोस्त ही नहीं बल्कि एक लौता साला भी है, और सिंघानिया परिवार में एक वही है जिसने अंबर और मेहर के रिश्ते के लिए हाँ कही है। उसकी बात वो कैसे टाल सकता था? कुछ देर बाद बिरला होटल के बाहर 2 महंगी कारें आकर रुकी। दोनों में से एक डैशिंग लड़के निकले। हर किसी की नज़र उन दोनों पर थी। दोनों ही ऊंचे, लंबे, हैंडसम थे, पर दोनों की पर्सनालिटी जुदा जुदा थी। देखने वाले हैरान थे कि हमेशा अकड़ने और बिना स्माइल के चेहरे वाला अंबर आज चेहरे पर मुस्कान लिए हुए था, जबकि हमेशा मुस्कुराने वाले साहिल के चेहरे पर आज गुस्सा था, जैसे दोनों ने आज अपने चेहरे के भाव बदल लिए हों। दोनों सबसे ऊपरी फ्लोर पर बने शानदार कमरे में गए। कमरे में आते ही साहिल ने अंबर को होटल की आज की सीसीटीवी मंगवाने को कहा। अंबर ने उसी वक्त कंट्रोल रूम से कॉन्ट्रैक्ट करके फुटेज मंगा ली और कमरे के टीवी पर चलाई। साहिल देख रहा था। फिर जब रूही आई तो उसने फ़ोटो रोक दी और अंबर से बोला, अंबर, इस लड़की को देखना। अंबर रूही को देखता रहा। वो अपने कमरे में गई और कुछ ही देर में सामान लेकर वापस आ गई। उसने चेकआउट किया और टैक्सी में बैठकर निकल गई। अंबर ने साहिल की तरफ देखा। वो बहुत प्यार से उस लड़की को देख रहा था। अंबर ने पूछा, ये कौन है साहिल? ये मेरी वाइफ है। ये बात मेरे जानकारों में सिर्फ तुझे पता है। ये मुझे अमेरिका में मिली। इसे लगा कि मैं शादी वाले ऐप के थ्रू आया हूँ। इसने अपने नानी की बीमारी के कारण शादी करनी थी और मुझे भी वहाँ आकाश के गुंडों से बचना था, तो मैंने शादी कर ली। धीरे धीरे मुझे इससे प्यार हो गया। हम एक सुखी परिवार की तरह रह रहे हैं। कल अब इसे फ़ोन किया तो इसने ढंग से बात नहीं की और अब चली गई। अंबर, अपने स्टाफ से पूछ, उनके पास कोई जवाब तो होगा, साहिल बोला। अंबर उसकी बात सुनकर हैरान रह गया। वो बोला, मेहर को पता है? नहीं, असल में मैं आकाश के कारण उससे झूठ बोला कि मैं उसकी तरह मिडिल क्लास फैमिली से हूँ
और अनाथ हूँ। जब उसने आज हमें देखा होगा और नाराज़ होकर चली गई। अंबर, मुझे ये लड़की मतलब मेरी पत्नी वापस चाहिए, किसी भी कीमत पर, साहिल बोला। अंबर जोर जोर से हंसने लगा। तुम हंस क्यों रहे हो, पागल हो गए हो क्या, साहिल गुस्से से बोला। नहीं, मैं तो इस बात पर हंस रहा हूँ कि लगता है भगवान ने हम दोनों की किस्मत एक ही कलम से लिखी। मैंने समझौते की शादी की, तूने भी समझौते की शादी की। हमारे बीच भी प्रॉब्लम्स हुई, तुम्हारे बीच भी हुई। मेरी वाइफ भी मुझे छोड़ गई और तुम्हारी भी छोड़ गई। मैं भी अपनी वाइफ को वापस पाना चाहता हूँ और तुम भी अपनी पत्नी को वापस पाना चाहते हो, अंबर बोला। हाँ ये तो है, लेकिन तेरी और मेरी कहानी में एक बहुत बड़ा फ़र्क है। तुम्हारी वाइफ तुम्हें प्यार करती थी, वो 3 साल तुम्हारा इंतज़ार करती रही, लेकिन तुमने उसकी कदर नहीं की। जबकि मैं उसके साथ 1 महीना कुछ दिन ही रहा हूँ। हम दोनों ने बहुत अच्छा समय एक साथ बिताया। मैंने उसे मान सम्मान और प्यार दिया। मैंने बस एक गलती की, मैंने उससे झूठ बोलकर शादी की। जब मुझे उससे प्यार हुआ तो मुझे पता चला कि उसे अमीर लोगों से नफरत है, तो मैंने उसे खोने के डर से उसे अपने बारे में कुछ नहीं बताया। यही भूल हो गई मुझसे, साहिल बोला। मैंने जो गलती की उस गलती की सजा ही तो भुगत रहा हूँ। मैं उसका इंतज़ार करूँगा सारी उम्र, जब वो मानेगी तभी उसे अपनाऊँगा। लेकिन तुम्हारी वाइफ का क्या पता, उसे क्या हुआ होगा। सुनो, क्या तुमने उस वक्त की फुटेज देखी जब वो तुम्हारी कंपनी में आई थी? वहाँ से कुछ पता चल सकता है, अंबर बोला। अरे हाँ, ये तो मैंने सोचा ही नहीं, कहकर साहिल ने उसी वक्त अपनी कंपनी के कंट्रोल रूम में फ़ोन करके कहा, मुझे आज शाम की फुटेज भेजो इसी वक्त। कुछ ही देर में फुटेज उसके फ़ोन में आ गई। उसने टीवी पर लगा दिया। दोनों देखने लगे। वो फॉरवर्ड करते रहे। जैसे ही रूही दिखी उसने वीडियो रोक दी। रूही रिसेप्शनिस्ट को फ़ोन दिखाकर कुछ कह रही थी। उसके चेहरे का रंग बार बार बदल रहा था। साहिल महसूस कर रहा था कि उसे कितना दर्द हो रहा था। उसकी नज़र रूही पर ही टिकी थी। तभी रूही का रंग एकदम सफ़ेद हो गया। साहिल ने देखा कि वो मेहर के साथ आया था और रूही उसे ही देख रही थी। इसी को देखकर रूही का रंग सफ़ेद पड़ गया था। फिर वो लड़खड़ा गई। लगा कि वो अभी गिर जाएगी, लेकिन उसने दरवाजे को पकड़कर खड़ी हो गई। उसकी नज़रें साहिल के चेहरे से नहीं हटी। साहिल के जाते ही वो रोते हुए बाहर निकल गई और बिना रुके बाहर चली गई। ये सब देखकर साहिल की आंखें नम हो गई। अंबर ने उसके कंधे पर हाथ रख कर कहा, साहिल, ये सब देखकर लग रहा है कि उसे तेरी सच्चाई पता लगी तो वो दुखी हो गई थी, पर जब उसने तुझे मेहर के साथ देखा तो उसका रंग ही बदल गया। इसका मतलब ये है कि उसे तुम दोनों के बारे में गलतफहमी हो गई है और वो गुस्से में यहाँ से चली गई। सुन, उस कंपनी से उसका यहाँ के ऑफिस का एड्रेस लेकर वहाँ चलते हैं, वो मिल जाएगी। साहिल ने आंखें पोंछ कर कहा, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था। पहले मैंने ईशान को फ़ोन किया, लेकिन वो बाहर गया हुआ है, इसलिए मैंने तुझे बुलाया। ईशान के बाद तू ही है जिससे मैं अपनी बात शेयर कर सकता हूँ। ना मैं पापा को बता सकता हूँ और ना ही मेहू को। उसका एड्रेस तो है मेरे पास, मुझे डेविड ने दिया है, कहकर साहिल ने वो एड्रेस निकाला। चल हम वहीं चलते हैं, अंबर बोला। मैं रोमिल को ले लूँ, कहकर साहिल ने रोमिल को फ़ोन किया। रोमिल ने उसी वक्त फ़ोन उठा लिया। हाँ जी सर, मैं आप ही का काम कर रहा हूँ। मैं गुड़गांव पहुँच गया हूँ। मैं सुबह होने का वेट कर रहा हूँ, फिर मैडम के ऑफिस जाऊँगा। ओके, मैं और अंबर भी आ रहे हैं। तुम किसी होटल में हमारे रात के रुकने का बंदोबस्त कर दो, कहकर साहिल ने फ़ोन रख दिया। साहिल ने मेहर को मैसेज किया, बच्चा मैं बाहर जा रहा हूँ, कल आऊँगा। अंबर ने अपनी कार से अपने कपड़ों का सूटकेस निकाल कर साहिल की कार में रखा। ये हमेशा 1-2 सूट अपने साथ रखते थे। कई बार उन्हें ऑफिस से ही बिजनेस ट्रिप पर जाना पड़ता था। फिर दोनों साहिल की कार में गुड़गांव की तरफ चल दिए। वो लोग लगभग 1.5 घंटे बाद गुड़गांव पहुंच गए। वो रोमिल के बताए हुए होटल में पहुंच गए। रोमिल बाहर ही वेट कर रहा था। रात के 11 बज गए थे। रोमिल उन्हें अंदर ले गया और उन्हें उनके कमरों की तरफ ले गया। उनके कमरे बगल बगल में थे। रोमिल साहिल के कमरे में ही रुका था। अंबर, रात बहुत हो गई है, अब सो जाओ, सुबह उसकी कंपनी में चलेंगे, साहिल बोला। ओके देन, गुड नाइट, टेंशन मत करना, आराम से सो जाना, अंबर बोला। साहिल ने गुड नाइट किया, फिर वो अपने अपने कमरे में चले गए। अगले दिन वो दोनों तैयार होकर रूही की कंपनी में पहुंच गए। उन दोनों को देखकर कंपनी में हड़कंप मच गया। इंडिया के बिजनेस टाइकून उनकी छोटी सी कंपनी में, वो भी एक साथ। कंपनी का बॉस अभी आया नहीं था। उसके सेक्रेटरी ने उन दोनों को कमरे में बिठाया।
फिर बॉस को फ़ोन किया और बोले, सर आपके ऑफिस में इंडिया के फेमस बिजनेसमैन अंबर बिरला और साहिल सिंघानिया जी आए हुए हैं। उसका बॉस अभी अभी उठा था। उसने पूछा, कौन आया है? सर, बिरला और सिंघानिया ग्रुप के बॉस समझ ही नहीं आ रहा है कि मैं क्या करूं। सेक्रेटरी बोला, मैं आता हूं, अभी उनसे पूछो कि क्या चाहिए, बॉस ने कहा। सेक्रेटरी उनसे बोला, बॉस कुछ देर में आ रहे हैं। सर बताइए मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ। साहिल बोला, तुम्हारे यहाँ अमेरिका की एक लड़की ज्वाइन करने वाली थी, वो आ गई, हम उससे मिलने आए हैं। सर वो नहीं आई है अभी। सेक्रेटरी बोला। रूही भी अपने समय से कंपनी पहुंची। वो अंदर आई तो उसने मेन गेट पर साहिल की कार देखी। उसने कल ही देखी थी। एक बार उसे लगा कि शायद उसे धोखा हुआ है, लेकिन तभी उसकी नज़र कार के पास खड़े रोमिल को देख लिया। वो कल रात ही यहाँ वापस आ गई थी। उसने रात भर फ़ोन पर साहिल के बारे में देखा और उसे पता चल गया कि ये रोमिल कौन है। वो उसी वक्त वहाँ से निकल पड़ी। वो सीधे अपने होटल आई। वो साहिल के सामने नहीं जाना चाहती थी। वो जानती थी कि अगर वो साहिल के सामने गई तो वो फिर से उसे अपनी बातों में बहला लेगा, और वो अब उसकी बातों में आना नहीं चाहती थी। वो अपनी मम्मी की तरह अपना बच्चा खोना नहीं चाहती थी। उसने खुद को समझाया, वो मुझे चाहे या ना चाहे, मेरे लिए इतना ही काफ़ी है कि मैंने उससे प्यार किया है। मैं अपने प्यार की निशानी को अपने पास संभाल कर रखूँगी। मैं इसे कोई नुकसान नहीं पहुँचने दूँगी। हमें इससे दूर जाना होगा बेबी। ये तो बहुत ही ख़राब निकला। इसने यहाँ का पता लगा लिया तो ये एथन के पास भी जाएगा। हम वहाँ भी नहीं जा सकते। चल कहीं दूर चलते हैं जहाँ हमें कोई ना पहचाने। ये सोचते ही उसने अपना सामान लिया और होटल से चेकआउट करके बाहर आ गई। वो सूटकेस लिए सड़क पर जा रही थी। उसके दिमाग में बहुत सारी बातें घूम रही थी। अगर उसने मुझे देख लिया तो वो मेरा क्या करेगा? अगर वो पहले से ही शादीशुदा हुआ तो शायद मेरे बच्चे को ही ना मार दे। इन्हीं बातों में खोई हुई वो मुड़ी और सामने से आती कार से टकरा गई और बेहोश हो गई। कार से ड्राइवर निकल कर आया। उसने उसे हिलाकर देखा, फिर कार के पिछले दरवाजे के पास आकर बोला, सर लड़की बेहोश हो गई है। क्या? उसे उठाकर कार में डालो और हॉस्पिटल ले चलो। जल्दी करो, कोई देख न ले, वरना तुम्हें पता है ना कि कैसी बदनामी होगी, रोहन बोला। ड्राइवर ने रूही को उठाकर पिछली सीट पर लिटाया और उसका सूटकेस डिग्गी में रखा और जल्दी से कार ले चला। रोहन ने पानी की बोतल लेकर उसके चेहरे पर छींटे मारे। उसने आंखें खोल ली। सामने हैंडसम रोहन को देखकर वो हैरान रह गई। वो बोली, कहाँ ले जा रहे हो आप मुझे? हम तुम्हें हॉस्पिटल ले जा रहे थे। अब होश आ गया तो अपना एड्रेस बता दो तो तुम्हें वहीं छोड़ देते हैं, रोहन बोला। मुझे पता नहीं मेरा घर कहाँ है। वो जानबूझकर रोने लगी। रोहन ड्राइवर से बोला, ऐसा करो कि अभी हमें होटल ही ले चलो, इनके लिए अलग से कमरा ले लेना। वो शानदार होटल में आए और रोहन ने मास्क लगाया और कार से बाहर निकला। वो बोला, देखिए आप मेरी साथ चलिए, ऐसा लगे कि हस्बैंड वाइफ जा रहे हैं। रूही ने वैसा ही किया। वो लोग अंदर रोहन के कमरे में आ गए। रोहन ने रूही को पूछा, आपका नाम क्या है? देखिए मैं एक बदनसीब लड़की हूँ। मुझे किसी ने बहुत बड़ा धोखा दिया। उसने नकली नाम और नकली पहचान बताकर मुझसे शादी कर ली और अब मुझे मारने के लिए ढूंढ रहा है। पता नहीं वो मेरे साथ क्या करेगा। आप प्लीज़ मुझे कोई काम दे दो, मैं कोई भी काम करूँगी। रूही को रोहन अच्छा आदमी लगा, इसलिए वो उसके साथ चल दी। इसके अलावा उसके पास कोई रास्ता भी नहीं था। देखिए मैं एक एक्टर हूँ। मैं तो दोपहर को मुंबई जा रहा हूँ। अगर तुम वहाँ चलना चाहो तो चलो। मैं ज़्यादा तो कुछ नहीं कर सकता। हाँ, तुम कोई ना कोई काम कर लेना। अगर इससे तुम्हारी हेल्प हो तो देख लो। रोहन को रूही सच्ची और शरीफ लगी। पता नहीं क्यों उसका दिल उसकी हेल्प करने को कहा। ठीक है मैं चलूँगी, पर मेरे पास तो कोई टिकट नहीं है। मैं आपके साथ कैसे जा सकती हूँ? रूही बोली। मेरे प्लेन में, उसमें तुम्हें टिकट की भी ज़रूरत नहीं है, बस तुम्हें चलना है, रोहन बोला। रूही को इस वक्त यही सही लगा। उसे समझ नहीं आ रहा था कि साहिल उसे क्यों ढूंढ रहा है। वो चाहता क्या है? इतना तो पक्का था कि साहिल को इसके यहाँ आने का पता चल गया है। अगर वो मुंबई चली जाएगी तो इससे तो दूर हो ही जाएगी। ये सोचकर वो रोहन के साथ चली गई। साहिल और अंबर बैठे उसकी वेट करते रहे, पर वो नहीं आई। कंपनी का बॉस भी आ गया। उसने बताया, सर वो कल रूही का मैसेज आया था कि वो आज ज्वाइन करेंगी। ये देखिए। उसने फ़ोन में मैसेज दिखाया। फिर वो आई क्यों नहीं? ऐसा करो सीसीटीवी चेक करके देखो, अंबर बोला। सीसीटीवी फुटेज देखकर साहिल और अंबर ने सिर पकड़ लिया। अंबर बोला, ओह ये क्या हो गया? वो आई और तुम्हारी कार को देखकर वापस चली गई।
उसे तुम्हारी कार की पहचान है, ये हमने क्यों नहीं सोचा। धत तेरी की, वो फिर निकल गई, अब कहाँ ढूंढेंगे उसे। हम मीडिया का इस्तेमाल करें, साहिल ने चिंता करते हुए कहा। साहिल, एक बात कहूँ, देखो वो अभी दुखी है, उसे सोचने का मौका दो, कुछ देर सोचकर वो वापस आ जाएगी। अगर पीछा करोगे तो वो और आगे भागेगी, तुम पीछे नहीं जाओगे तो वो भी टिक कर बैठ जाएगी। वैसे भी अगर यहाँ नहीं आई तो अपने भाई के पास तो जाएगी ही, अंबर ने उसे समझाया। साहिल को अंबर की बात ठीक लगी, वो गुड़गांव से वापस दिल्ली आ गया। रूही रोहन के साथ मुंबई उसके घर आ गई। घर बहुत ही बड़ा था। रूही देखती ही रह गई। एक एड्ज लेडी उसके पास आई और बोली, गुड इवनिंग सर, ये कौन है। गुड इवनिंग मारिया, ये यहीं रहेंगी हमारे साथ, मेरी फ्रेंड है ये मिस। तब रोहन को ध्यान आया कि उसने उसका नाम तो पूछा ही नहीं। उसने उसकी तरफ देखा तो रूही बोल पड़ी, ओ मेरा नाम रूही है। रूही, मारिया तुम्हें तुम्हारा कमरा दिखा देती है, फिलहाल तुम रेस्ट करो। अगर किसी चीज़ की ज़रूरत हुई तो मारिया है, इसे कह देना। मेरा कमरा वो 2nd फ्लोर पर है, हर कमरे में लैंडलाइन है, तुम वहाँ से 777 नंबर मिलाना, मुझसे बात हो जाएगी। कहकर वो ऊपर चला गया। मारिया उसका सामान लेकर उसे गेस्ट रूम में गई और बोली, कुछ लेंगी आप। चाय, रूही ने कहा। मारिया ओके कहकर चली गई। रूही बेड पर गिर गई। उसे बहुत ही आराम आया। वो आज बहुत ही थक गई थी। उसकी समझ में नहीं आ रहा था कि वो कैसे उनसे भागकर यहाँ एक अनजान के साथ आ गई। जिंदगी 1 महीने में इतना बदल गई कि उसे हैरानी हो रही थी। पहले नानी की बीमारी, फिर संजय से शादी, फिर संजय का इंडिया आना, एथन का बीमार होना, फिर इसका इंडिया आना और संजय की सच्चाई पता चलना, इसका भागना, उसका पीछा करना और अब इस तरह इस अजनबी के साथ यहाँ आना। सोच सोच कर उसका सिर घूम गया। इन सब में सबसे ऊपर उसका प्रेग्नेंट होना। वो ये बात कैसे भूल सकती है। उसे लग रहा था कि उसे रोहन से झूठ नहीं बोलना चाहिए, उसे सच बता देना चाहिए, बात छुपवाना ठीक नहीं है। ये सोचते ही उसने पास पड़े लैंडलाइन को फ़ोन उठाया और 3 बार 77 दबाया। कुछ देर बजने के बाद रोहन ने फ़ोन उठाया और बोला, क्या बात है। जी मैं रूही बोल रही हूँ। मैं आपको अपने बारे में कुछ बताना चाहती हूँ। आपने मुझे यहाँ अपने घर में रखा है तो मुझे आपसे कुछ छुपाना नहीं चाहिए, इसलिए मैं बताना चाहती हूँ, रूही बोली। ठीक है बताओ। नहीं भी बताओगी तो मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अगर बताना ही चाहती हो तो डिनर के बाद बात करते हैं, कहकर रोहन ने फ़ोन रख दिया। रात के डिनर पर रूही रोहन से पहले ही पहुंच गई। वो रोहन को हर बात बताना चाहती थी। रोहन के आते ही रूही बताने लगी, रोहन मैं आपको सब सच बताना चाहती हूँ, पहले तुम खाना खा लो फिर बात करते हैं, कहकर रोहन खाना खाने लगा। रूही भी जैसे ही खाना खाने लगी, चिकन की स्मेल से उसे उल्टी आने लगी तो वह उसी वक्त भागकर टॉयलेट में गई। रोहन ने मारिया को उसके पीछे भेजा। मारिया ने उसे पानी की बोतल दी। वो उल्टी करके वापस आकर बैठ गई। रूही, तुम्हारी तबीयत कैसी है? तुमने हॉस्पिटल जाना है? मैं मारिया को तुम्हारे साथ भेज देता हूँ, रोहन बोला। नहीं रोहन, मैं यही आपको बताने वाली थी कि मैं प्रेग्नेंट हूँ, रूही बोली। क्या? तुमने पहले क्यों नहीं बताया? रोहन ने चिंता में कहा। मैं कह तो रही थी लेकिन आप कहते कि पहले खाना खा लो, रूही बोली। ठीक है, मारिया को कह दो क्या खाना है, वो हर चीज़ बना लेती है, रोहन बोला। नहीं कोई बात नहीं, इतना कुछ है, मैं कुछ भी खा लूँगी। आपके मुझ पर पहले ही बहुत एहसान है, रूही बोली। वो लोग खाना खाकर लिविंग रूम में बातें करने बैठे। अब बताओ तुम्हें क्या बात करनी थी, रोहन ने पूछा। मैं अमेरिका से हूँ, मेरा एक भाई भी है जो अमेरिका में है। मेरी शादी एक इंडियन से हुई थी। वो मुझे गरीब बनकर मिला, जबकि मुझे अब पता चला कि वो बहुत अमीर है। फिर हमें एक दूसरे से प्यार हो गया था। मुझे तो उससे प्यार हो ही गया था, मुझे उसका पता नहीं। वो इंडिया वापस आ गया तो उसके जाते ही मेरे भाई का एक्सीडेंट हो गया और मुझे पता चला कि मैं प्रेग्नेंट हूँ। उसके कारण मैंने अपनी इंडिया की कंपनी में अप्लाई कर दिया और मेरा ट्रांसफ़र भी इंडिया हो गया। पर यहाँ आकर मुझे पता चला कि वो अमीर आदमी है और मैंने उसकी बाहों में लड़की भी देखी, पता नहीं कौन थी। मैं वहाँ से भाग आई। मैं नहीं जानती कि वो क्या चाहता है, उसने ऐसा क्यों किया, पर मुझे डर था कि कहीं वो मेरे बच्चे को नुकसान न पहुँचाए, इसलिए मैं अपने बच्चे को खुद पाल लूँगी, उसकी ज़रूरत नहीं है मुझे। आप मुझे कोई काम दे दीजिए, मैं कर लूँगी। अगर यहाँ आप नहीं रह सकते हैं तो मैं कल ही चली जाऊँगी। इतना बड़ा शहर है, कोई ना कोई काम ढूंढ ही लूँगी। कहाँ मैं उसको सरप्राइज़ देना चाहती थी और कहाँ मैं खुद सरप्राइज़ हो गई। ये कहते हुए रूही रोने लगी।
रूही ने अपनी सारी कहानी सुना दी। रोहन उसे चुप कराते हुए बोला, देखो मैं तुम्हें जानता नहीं हूँ, पर मेरा दिल कहता है कि अगर मेरी कोई बहन होती तो तुम जैसी होती। मैं हर किसी की हेल्प नहीं करता, पता नहीं दिल ने कहा कि तुम्हारी हेल्प करूँ, इसलिए किया। अब तुम मेरे पास आई हो तो तुम्हें कहीं जाने नहीं दूंगा। अब तुम यहाँ से शादी करके ही जाओगी, नहीं तो यहीं रहना। ये बच्चे मेरे अपने हैं, तुम इनकी चिंता न करना, इनका मामा इन्हें पालेगा, रोहन ने भावुक होकर कहा। सच में आप बहुत ही अच्छे हैं, मैं नहीं जानती कि मैं क्या करूँगी। मैं आपको रोहन भैया बुला सकती हूँ? रूही ने पूछा। इसमें पूछने की क्या बात है, रोहन बोला। साहिल वापस आकर भी रोज उसकी कंपनी फ़ोन करके पूछता कि वो आई क्या। रोज ही उसके न आने की खबर उसे परेशान कर देती। उसने डेविड को फ़ोन किया। हेलो डेविड, एथन कैसा है? वैसे तो ठीक है, पर अभी बोलने नहीं लगा है, डॉक्टर कहते हैं कि कुछ समय लग जाएगा, डेविड बोला। डेविड, एथन का ध्यान रखना और रूही वहाँ आए तो मुझे पता देना, साहिल बोला। अंबर अक्सर उसके पास उसका दुख बांटने आ जाता, फिर साहिल से मिलने के बाद मेहर को मिलने जाता और उसे मनाने की कोशिश करता। मेहर, अब तो माफ़ कर दो मुझे, अब तो इतने महीने हो गए हैं, देखो अब किस बात की नाराज़गी है। इतने दिनों में मैंने तुम्हें कुछ कहा? तुम मुझे बताओ, अगर मेरे अंदर कोई भी कमी है तो मैं उसे सुधार लेता हूँ, अंबर बोला। मेहर अंबर की बात सुनकर सोच में पड़ गई। फिर वो बोली, अंबर जी, इसका क्या सबूत है? आप मुझे प्यार करते हैं, क्या आप बता सकते हैं? प्यार का सबूत क्या दूं? बस मैं तुम्हें प्यार करता हूं, मुझे सच में नहीं पता कि सबूत क्या दूं। क्या तुम बता सकती हो? अंबर बोला। जैसे मैंने आपके प्यार की खातिर आपसे शादी की, आपके मम्मी के हर जुल्म सहे, ये मेरे प्यार का सबूत है। ये लीजिए, ये मेरे प्यार का सच्चा सबूत है। मेहर ने अपना पर्स खोलकर उसे एक रुमाल निकाल कर दिया और बोली, ये क्या? ये रुमाल, ये तुम्हें कहाँ मिला? अंबर ने पूछा। आज से लगभग 7 साल पहले एग्यूजमेंट पार्क के हॉरर वर्ल्ड में, मेहर बोली। क्या वो तुम थी? उस वक्त मैं बहुत ही डरा हुआ था क्योंकि मुझे अंधेरे से डर लगता था, पर उस दिन तुम मुझे नए जीवन की तरह लगी। पर जब हम बाहर आए तो तुम मुझे मिली ही नहीं। मैंने तुम्हें बहुत ढूंढा पर तुम मिली ही नहीं। तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हें प्यार नहीं करता था, उसका यही रीज़न था क्योंकि वो लड़की मेरे दिल जहन में बैठी थी। मुझे उससे प्यार था, पर तुमने आकर उसे हरा दिया। मुझे तुमसे प्यार हो गया, मैं उस लड़की को भूल गया, अंबर बोला। क्या आप सच कह रहे हो? आपको सच में पता नहीं था कि वो लड़की मैं थी? मैं तो यही समझती थी कि आपको पता था। मैंने वहाँ आपको बताया था कि मेरा नाम मेहर है। मैं उस वक्त 17-18 साल की थी। मुझे आपसे प्यार हो गया था, मुझे पता था कि आप अंबर हो, भैया के दोस्त हो। मैं आपको तब से ही चाहती हूँ, मेहर बोली। बात सुनते सुनते अंबर उसके पास आ गया और बोला, मेहर सच बता रहा हूँ, मुझे अगर ज़रा भी याद होता तो तुम्हें कभी जाने न देता। मैं तुम्हें ढूंढता रहा जबकि तुम मेरे पास ही थी। मुझे तुमसे ही प्यार था और मैं तुम्हें खुद से दूर रखता रहा। कमाल की बात है, शायद मैं दुनिया की पहली लड़की हूँ जो खुद से ही हार गई और खुद से ही जीत गई। मेहर की आंखों में आंसू भर आया। मेहर, मैं तुम्हारे प्यार की बराबरी नहीं कर सकता, मेरे पास तुम्हारे जैसा कोई सबूत तो नहीं है, पर हाँ वादा कर सकता हूँ कि आने वाले वक्त में तुम्हें कोई तकलीफ नहीं होने दूंगा। अंबर ने आगे आकर रोती हुई मेहर को गले से लगा लिया। मेहर भी उसकी बाहों में सिपट गई। दोनों एक दूसरी की बाहों में कितने देर ही लिपटे रहे। आज अंबर को बहुत सुकून मिल रहा था। क्या मेहर अंबर की गलतियों को भुलाकर अपने रिश्ते को एक और मौका दे पाएगी? क्या साहिल रूही का पता लगा पाएगा? निया और ईशान के रिश्ते का क्या भविष्य होगा? जानने के लिए देखते रहिए कहानी का अगला भाग। अगर आपको कहानी अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं कहानी के अगले भाग में।